हेलो एवरीवन। आई एम योर ज्योग्राफी टीचर और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो चैनल पे जाए और ज़रूर देखें। और अगर आप इस वीडियो में हम नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ यानी पृथ्वी की गति हमें जानना है कि पृथ्वी किस प्रकार गति करती है। तो जिस पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी के किस प्रकार गति करती है और कितने प्रकार की गति करती है। तो 2 प्रकार की गति करती है। पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। और बोला जा रहा है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। और हमारी पृथ्वी, ये सूरज है, हमारी पृथ्वी एक निश्चित पथ में, यानी ये देख रही होगी, ये जो मैं बना रही हूँ इस पथ में हमारी पृथ्वी अब घूमती है। यानी सूरज के चारों ओर क्या करती है, घूमती है। इस गति को कहा जाता है परिक्रमण गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति और पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं अगला लाइन। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी की अक्ष की हम बात कर रहे हैं वो एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। बोला जा रहा है जो कक्ष के द्वारा समतल बनाया जाता है, जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमने ये फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं। तो हमारा पृथ्वी भी किससे लाइट को लेता है, सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। हम ये भी हम पता है कि लगभग हमारी पृथ्वी सर्कल वे में है, इसीलिए सूरज का बस एक मतलब पृथ्वी एक हिस्से में ही क्या करती है, सूरज के लाइट को लेती है और अगले ही हिस्से में क्या होती है, अंधेरा होता है, यानी इधर लाइट नहीं पहुंचती। फिर है सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया था। सूरज के और जो भाग होता है वहां पे दिन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है, यानी जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती, वह रात होती है। और जहाँ पे रोशनी नहीं पहुंचती वहां अंधेरा होगा, तो उसे वह हिस्सा रात होगा। कहा जा रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर दिन और रात को जो विभक्त कर रहा है, यहाँ पे देख रहे होगे कि सूरज की लाइट पड़ रही है जिसमें पृथ्वी के आधे हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ रही है और आधा हिस्सा चूंकि गोल जैसा है हमारा पृथ्वी, इसलिए आधे हिस्से में लाइट नहीं पड़ रही है और आधे हिस्से में पड़ रही है। तो ये लाइन जो क्या कर रही है, दिन और रात को अलग कर रही है, इस लाइन को कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। फिर आगे, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अक्ष के साथ नहीं मिलता मतलब ये वाला जो है ना हिस्सा अक्ष के साथ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, जो सॉरी यह पृथ्वी की दैनिक गति है।
कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी अपने अक्ष पर, ये जो है ना, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। और इस घूर्णन काल को, मतलब एक चक्कर जो लगाती है, उसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। और इस गति को, यानी कि अपने अक्ष पे जो घूमती है हमारी पृथ्वी, इसे पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं। क्यों? ये 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जिससे पृथ्वी में दिन और रात होता है, इसीलिए इसे दैनिक गति कहा जाता है। यहाँ पे आप सब देख रहे हो कि हमारा पृथ्वी का जो झुकाव है वो दिखाया गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो क्या होगा, अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है तो एक भाग हमेशा दिन रहेगा और एक भाग में हमेशा रात ही रहेगी। चलिए पढ़ते हैं। सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। तो ये होगा अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करती है तो। फिर कहा जा रहा है कि इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होगा, और इस तरह अगर रहता है तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हिस्से में हमेशा दिन रहेगी, यानी हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, जो गर्मी हमेशा बढ़ाते ही रहेगा। और एक साइड अगर रात रहती है तो वहां पे ठंड पड़ती ही जाएगी, और उस कंडीशन में ह्यूमंस या एनिमल्स कोई भी नहीं रह सकते। आगे, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहते हैं, कहा जाता है ना। ये वाला जो गति पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। कहा जा रहा है पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूरज का एक चक्कर लगाती है। मतलब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 एंड 1/4 डेज का समय लेती है। हम लोग एक वर्ष यानी कि 365 डेज को मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी हमारी पृथ्वी जो है वो एक, मतलब सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 डेज और 6 आवर का समय लेती है, लेकिन हम केवल लिखते हैं 365, 6 को, यानी 6 घंटा को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते, तो यहाँ पे जानते हैं क्यों। क्योंकि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन, यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और इसी 24 घंटे को, यानी 24 घंटे यानी एक दिन को, उसे क्या करते हैं, फरवरी में हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष यानी फरवरी के महीने में 28 के बदले हर चौथे वर्ष में 29 डेज होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। और बोला जा रहा है कि जिस ईयर में 366 डेज को मानते हैं, वह ईयर लीप ईयर कहलाता है। वह ईयर क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। अब कहा जा रहा है कि पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो आप ये हमें कमेंट में बताइए कि अगला लीप ईयर कब होगा। एक चित्र बोला है 3.3 में, स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सभी कक्ष में, यानी जिस जिस अवस्था में वो चक्कर लगा रही है, जिस दिशा में भी वो जा रही है सूरज के चारों, तो अगर आप गौर करेंगे तो वो एक ही अक्ष में, मतलब एक समान ही हर तरफ से झुकी हुई है। अब आगे कहा जा रहा है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और एक साल को कहा जा रहा है, ये एक साल को शरद, गर्मी, बसंत और सर्दी में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूरज के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है।
यानी बोला जा रहा है कि ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी स्थिति जो बनती है उसके कारण, यानी उसमें जो परिवर्तन होता है उसी के कारण ऋतुओं में क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है, अलग अलग ऋतु को होते हैं। अब आगे कहा जा रहा है चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। अगर हम चित्र में देखेंगे तो 21 जून, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। देख रहे होगा 21 जून, है ना, जो सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और 22 दिसंबर जो कि सूर्य की तरफ इधर दिख रहा है। 21 दिसंबर जिसमें हम सारी बराबर पड़ रहा है, 23 में भी बराबर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। तो अब हम इसमें जानते हैं कि ये बता क्या रहा है। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, मतलब 21 जून को जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, वो सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और जो सूर्य की किरणें वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और इसी कारण उस क्षेत्र में यानी कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास कम ऊष्मा जाती है कि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहां पे कम ऊष्मा प्राप्त होता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और जो उत्तर ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। जो कि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। फिर आगे बोल रहा है चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, इसलिए कि सूर्य की रोशनी में ज्यादा होती है और यही वजह होता है कि विषुवत के उत्तर भाग में उस समय गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और कहा जा रहा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, है ना, सबसे लंबा दिन करता है और रात सबसे छोटी होती है, जिसे कहा जा रहा है कि पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। और इस अवस्था को यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो होती है, उस अवस्था को पृथ्वी का उत्तर अयनांत कहा जाता है। अब आते हैं 22 दिसंबर, जो कि कह रहा है कि दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, जो कि मैंने अभी दिखाया हुआ था वहां पे। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। अब कहा जा रहा है कि 22 दिसंबर को जो दक्षिण ध्रुव होता है वो हिस्सा सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा होता है, और यही वजह होता है कि सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव वाले हिस्से में ज्यादा पड़ती है, यानी मकर रेखा वाले हिस्से में लंबवत पड़ती है, डायरेक्ट उस पर सीधी जाती है। और वहां बोला जा रहा है दक्षिण गोलार्ध में बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और दक्षिण गोलार्ध के हिस्से में ज्यादा प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, और दिसंबर के समय में दक्षिण ध्रुव में लंबा दिन और लंबा रात होता है, जो कि वहां पे ग्रीष्म ऋतु होता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, और इसके ठीक विपरीत यानी जो दक्षिण गोलार्ध में स्थिति है या ऋतु है, उसके विपरीत, उसके जस्ट उल्टा उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं, और जब दक्षिण गोलार्ध में लंबा दिन और रात छोटा करता है तो इस अवस्था को पृथ्वी का दक्षिण अयनांत कहा जाता है। अब आगे कहा जा रहा है क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि देखो 22 दिसंबर को उधर गर्मी का ऋतु चल रहा होता है, ग्रीष्म का ऋतु चल रहा होता है, और क्रिसमस 25 को मनाया जाता है। जाहिर है जब ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर होता है यानी ग्रीष्म ऋतु में वहां पे क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में उस वक्त ठंड पड़ रही होती है, सर्दी का मौसम चल रहा होता है।
तो उत्तरी गोलार्ध में उस क्रिसमस के टाइम ठंड रहती है। अब अगला है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। अब बोला जा रहा है 21 मार्च एंड 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें होती है वे विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। और इस टाइम क्या होता है कि कोई भी ध्रुव यानी उत्तर या दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होता है। और चूंकि कोई भी ध्रुव पृथ्वी की तरफ कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ ही नहीं है और विषुवत पे सीधी पड़ रही है, तो इस कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात उस समय में क्या होती है, बराबर होती है 20 मार्च एंड 23 सितंबर को। और इस अवस्था को विषुव कहा जाता है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। जब दिन और रात इक्वल होते हैं और विषुवत वृत्त पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो इसे विषुव कहा जाता है। अब आते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है लेकिन बोला जा रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। और यहाँ बोल रहा है 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। कहने का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाता है और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु हो जाता है 21 मार्च को, यानी स्थिति एकदम उल्टी पड़ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन व रात होता है और परिक्रमण के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, आपने मेरे साथ एंजॉय किया हो इस चैप्टर को पढ़ने में, और चैप्टर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका 1 वर्ड आंसर्स जो होते हैं क्वेश्चन वाले उसका करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड उसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाने वाली हूँ। तो उसका नोट्स पाने के लिए, उसको जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो अभी तक तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े। टेलीग्राम लिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में पूछे, हम उससे आंसर करेंगे और आपकी सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।